हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की क्लास में हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। जिन बच्चों के पास वोकेशनल सब्जेक्ट में पर्यटन, परिवहन, यात्रा सेवाएँ, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल सर्विसेज का जो वोकेशनल सब्जेक्ट है, ये उन सभी बच्चों के लिए जिन बच्चों का फर्स्ट ईयर है, BA, BCom, BSc, BHSC, BSW, BJMC, BBA, BSc सभी बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। इस क्वेश्चन पेपर्स के अंदर हम सभी जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी के आंसर को आज ही क्लास में रीड आउट के बेस पे पढ़ेंगे, क्योंकि अगर मैं पूरे क्वेश्चन पेपर को एक एक करके समझाऊंगी तो एक तो बहुत लेंथी हो जाएगा और बच्चे बहुत बोर हो जाएंगे। सो मैं आपको इसमें ओनली रीडिंग कर कर आपको समझाने की कोशिश करूंगी। इसमें मैंने बड़े ही सरल शब्दों का प्रयोग करने की कोशिश की है कि जिससे आप सभी को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाए क्वेश्चंस का आंसर और आप अच्छे से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सके। तो बच्चों, आपने अगर फॉर्मेट नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन एंड आइकन बेल पर आपको इसके टूरिज्म का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका फॉर्मेट मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर देख सकते। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैंने सॉल्व उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग किया है, तो वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड आइकन बेल पर लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो बच्चों, मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है, अ, ब और सा। आपका जो क्वेश्चन पेपर आया था, अ के अंदर आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और 6 क्वेश्चन आए थे। ब क्वेश्चन के अंदर आपको 8 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। एंड सा सेक्शन में आपको 4 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। तो ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने थे अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग। सो ये टूरिज्म सब्जेक्ट में आप अपने शब्दों को भी बयान कर कर लिख सकते हैं। अगर कोई पॉइंट छूट जाता है तो आप अपने अकॉर्डिंग, या आपको लगता है कि ये भी एक तरीके से थॉट्स के रूप में हम इसे एक्सप्लेन कर कर लिख सकते हैं, तो आप वो भी उस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो चलते हैं क्लास की ओर। सो पहला क्वेश्चन से बच्चों, पर्यटन की प्रकृति को समझाए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ टूरिज्म। आपको नेचर के बारे में बताना है, पर्यटन की किस प्रकार से वे प्राकृतिक के रूप में उभर कर आया है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, पर्यटन एक प्रकार से यात्रा है जो किसी भी उद्देश्य से घर के बाहर जाने से पूर्ण होती है। साथ ही यह यात्रा पर्यटकों को अपनी ज़रूरत व इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जिसकी वजह से आज पर्यटन की प्रकृति ने पर्यटन को एक उद्योग के रूप में विकसित कर दिया है, जिसके वजह से आज पूरा विश्व प्रभावित व विकसित की ओर बढ़ रहा है। जैसे रोजगार में वृद्धि हो रही है, पर्यटन स्थलों की ओर पर्यटक और आकर्षित हो रहे हैं, मनोरंजन व अवकाश से जुड़े संसाधनों की ज़रूरत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट है, आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति, ऐतिहासिक, प्राकृतिक, मानव निर्मित आदि सभी संसाधनों में पर्यटकों का विकास व योगदान बढ़ रहा है। और इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि यह सब पर्यटन की प्रकृति से हो पाया है। अगर यात्रा ना होती व स्थल ना होते तो पर्यटक यात्रा ना करते और ना आज पर्यटन एक उद्योग बन पाता। ये बच्चों, इसका एक सटीक आंसर तो नहीं कह सकती, पर पूरी कोशिश की कि इन क्वेश्चंस के आंसर को उसके अकॉर्डिंग आपको मैं सैम्पल के रूप में समझा सकूं कि इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। बच्चों, पर्यटन का जो सब्जेक्ट है वो आप अपने अकॉर्डिंग भी बनाकर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही पॉइंट आपको उसमें लिखना है, पर आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अथवा में आपका बच्चों एक आया था कि इनबाउंड पर्यटन क्या है, व्हाट इज इनबाउंड टूरिज्म। आंसर है, इनबाउंड पर्यटन एक प्रकार से घरेलू व देशी पर्यटन है जो देशों के भीतर यात्रा करते हैं। इन पर्यटनों के लिए किसी भी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार नहीं किया जाता। साथ ही किसी भी देश के भीतर पर्यटन में घूमने के लिए पासपोर्ट, वीज़ा, भाषा आदि चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ता और यह पर्यटक 1-2 दिन के अंदर भी पर्यटक घूम सकते हैं और इनका उद्देश्य मनोरंजन करना व स्वास्थ्य संबंध कार्य के लिए एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना होता है। और इस प्रकार
पर्यटक देश के भीतर ही धन का पुनर्वितरण करता है परंतु विदेशी मुद्रा अर्जित नहीं करता और इस प्रकार यह पर्यटन यात्रा इनबाउंड पर्यटन कहलाती है। ठीक है बच्चों, ये दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया। अगर इसमें कुछ भी पॉइंट्स रह जाते हैं या फिर आपको लगता है कि आने वाले समय में ये क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि इस सेक्शन में आपके 7 मार्क्स का या 5 मार्क्स का है, तो अगली बार आपका इससे कम मार्क्स का भी आ सकता है और ज़्यादा मार्क्स का भी। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अगर जितने भी मार्क्स का है आप उसके अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर अपने आप से लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साहसी पर्यटन से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवेंचर टूरिज्म? साहसी पर्यटन एक प्रकार से विविध प्रकार के साहसिक कार्य, खेल कूद आदि पर्यटन से जुड़ा एक पर्यटन उद्योग है और इस उद्योग को एक नई दिशा प्रदान की है। आज साहसिक पर्यटन ने साथ ही भारत में गोवा एवं अन्य समुद्री तटों पर लंबे लंबे पर्यटन स्थल है जहाँ सुनहरी रेत स्वर्ण भूमि की स्मृति करती है। हिमालय पर्वत की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी श्रृंखलाएं हैं जिसकी अपना नैसर्गिक सौंदर्य है। इन सभी अलौकिक सौंदर्य स्थल पर पहुंचने के लिए साहस का आवश्यकता होती है। इसी कारण साहसिक पर्यटन के क्षेत्र में इन सभी का अनुमान योगदान रहा है। मानव स्वाभाविक रूप से साहसिक कार्यों में रुचि लेता है। हिमालय की ऐसी अनेक चोटियां हैं जहां मानव के चरण नहीं पड़े हैं। कुछ नदियां ऐसी हैं जिनमें मानव ना तो अभी तक तैर पाया है और ना ही नौका विहार पर पाए व रेगिस्तान के कुछ भाग ऐसे हैं जहां ना तो ऊंट द्वारा पहुंचाया जा सकता है और ना ही किसी अन्य साधन से। समुद्र के कुछ बीच ऐसे हैं जो अभी भी मानव के लिए अदृश्य बने हुए हैं। विस्तृत आकाश में अभी भी ग्लाइडर या गुब्बारों से उड़ा जा सकता है। क्रीड़ा और ख़ास तौर पर साहसिक खेल कूद आदि में भाग लेना खिलाड़ी के बस की बात नहीं है। इस और वही कदम बढ़ा सकता है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि ऐसा ही व्यक्ति प्राकृतिक वातावरण में विहार कर सकता है और इस प्रकार साहसिक क्रियाएं इस प्रकार है जैसे जल क्रीड़ा। इसमें समुद्र, नदी, झील आदि में खेले जाने वाले विविध खेल आते हैं। तो प्राचीन काल से जल के भीतर खेल खेले जाते रहे हैं, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक प्रगति के साथ इनमें प्राकृतिक परिवर्तन हुआ है, जैसे कायाकिंग, काइनोइंग, वाइट वाटर राफ्टिंग, ब्रिड सर्फिंग, स्किन डाइविंग, स्कूचा डाइविंग आदि यह जल क्रीड़ाओं या साहसी पर्यटन खेल माने जाते हैं। नेक्स्ट है कायाकिंग। कायर फाइबर की बनी एक छोटी सी नाव होती है जिसमें 1 या 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं। डाडो सहित एक बंद नाव होती है। शुरू में यह नाव सील मछली के शिकार के लिए अटलांटिक क्षेत्र में उपयुक्त होती थी। दोनों में से किसी भी और पैडल से इसे चलाया जा सकता है। खिलाड़ी यह प्रयास करते हैं कि यह बिना उल्टे तेजी से चलती है। इन्हीं नाव से विविध साहसिक क्रीड़ाएं की जाती है। कायाकिंग दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के पोंगडम नामक स्थान पर होती है। नेक्स्ट है वाइट वाटर राफ्टिंग। इस क्रीड़ा का दूसरा नाम नदी दौड़ है। यह सिंथेटिक रबड़ से बनी होती है। इसमें डाटों का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह क्रीड़ा अधिक जोखिम भरी और साहसी है। इसीलिए इसे लाइफ जैकेट, हेलमेट और अन्य आवश्यक इमरजेंसी वस्तुओं से सुसज्जित किया जाता है ताकि समय पर इनका प्रयोग किया जा सके। नेक्स्ट है भूमिगत क्रीड़ाएं। भूमि पर खेले जाने वाली क्रीड़ाएं साहसिक बहुत होती है पर उनमें जोखिम कम होता है। यदि कोई आकस्मिक विपत्ति आ जाए तो उससे बचाव के अधिक साधन पृथ्वी पर खेले जाने खेलों में होते हैं। वायु या जल में खेले जाने खेल ज़्यादा जोखिम भरे होते हैं। प्रमुख रूप से ये खेल निम्न हैं: पर्वतारोहण, रॉक क्लाइंबिंग, मोटर रैली, स्काइंग
आदि यह भूमि क्रीड़ाएँ खेल माने जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट है आकाश में खेले जाने वाले खेल। कुछ ऐसे खेल हैं जो आकाश में खेले जाते हैं, वह खेल आकाश वाले खेल होते हैं, जैसे हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग, हॉट एयर बैलूनिंग। यह खेल आकाशीय खेल माने जाते हैं क्योंकि आकाश के अंदर उड़कर या फिर अन्य चीज़ों से आकाश में किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन है बच्चों, टूर गाइड के क्या उत्तरदायित्व है। ये इसके ऊपर पूरा लेक्चर आपको 11 चैप्टर में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन आइकन पर दोनों जगह आपको अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3, टूर ऑपरेटर किसे कहते हैं। हु इज़ कॉल्ड टूर ऑपरेटर। लेसन 13 है, इसका भी पूरी एक इंडिविजुअली लेक्चर है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट अथवा वीज़ा को समझाए। ठीक है, एक्सप्लेन द वीज़ा, आपको वीज़ा को समझाना है। तो वर्ड दिए गए थे वो 50 शब्दों के अंदर आपको वीज़ा को एक्सप्लेन करना था, परंतु ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में इसको ज़्यादा मार्क्स का भी दिया जा सकता है, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि इसको जितना हो सके उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको थोड़ा ब्रीफली में दे सकूँ, जिसकी वजह से अगर शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन इन फ्यूचर आते हैं, आप रीडिंग करके जाते हैं तो आपका आने के चांसेस ये क्वेश्चंस का ज़्यादा है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा लेंथी में आपको आंसर देने की कोशिश की है। ठीक है बच्चों, आंसर है वीज़ा एक प्रकार से वह दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को अन्य देशों में प्रवेश करने की अनुमति देता है। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के बाद अन्य देशों के सभी अच्छे व कमज़ोर हुए जिसके वजह से वीज़ा जैसी प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ और वीज़ा आज एक प्रकार से अन्य देशों में प्रतिबंधों के रूप में उभरा और आज यह एक प्रकार से वह दस्तावेज बन गया है कि किसी भी विदेश में जाने के लिए महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है। साथ ही कुछ देशों में विशेष स्थितियों में वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे पारस्परिक संधि व्यवस्था। वीज़ा जारी करने वाले देश आमतौर पर इसके साथ कई प्रकार की शर्त जोड़ देते हैं, जैसे वीज़ा की वैधता, वह अवधि जिसके दौरान एक व्यक्ति उस देश में रह सकता है, दिए गए वीज़ा पर व्यक्ति कितनी बार यात्रा कर सकता है आदि। सिर्फ वीज़ा जारी होने भर ही अपने आप में वीज़ा जारी करने वाले देश में प्रवेश की कोई गारंटी नहीं है और जारी वीज़ा को किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। आमतौर पर वीज़ा एक व्यक्ति को एक देश में प्रवेश करने और वहाँ रहने के अलावा कोई और अधिकार नहीं देता है। प्रवेश और रहने के अलावा और कुछ भी करने के लिए परमिट की आवश्यकता होती है, जैसे निवास अनुमति या कार्य अनुमति। और इस प्रकार विभिन्न प्रकार के वीज़ा उपलब्ध है जो हर देश अपने उद्देश्य के अनुसार अलग अलग वीज़ा जारी करता है। जैसे भारत में 11 तरह के वीज़ा जारी होते हैं, जैसे टूरिस्ट, बिजनेस, जर्नलिस्ट, टूरिस्ट एंट्री, बिजनेस ऑन अराइवल, पार्टनर आदि। एंट्री वीज़ा भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत आने के लिए समय दिया जाता है। भारत, फिनलैंड, जापान, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के नागरिकों का पर्यटक वीज़ा जारी किया जाता है। वीज़ा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, उत्प्रवासी वीज़ा और गैर प्रवासी वीज़ा। अगर कोई व्यक्ति किसी सीमित समय के लिए किसी देश जाना चाहता हो तो वह गैर प्रवासी वीज़ा लेकर जाएगा, लेकिन अगर उद्देश्य दूसरे देश जाकर बसना हो तो इसके लिए प्रवासी वीज़ा लेना होता है। इन दोनों वर्ग में कई तरह के वीज़ा होते हैं जो आमतौर पर दूसरे देश में ठहरने के समय और उद्देश्य पर निर्भर करते हैं, जैसे ट्रांजिट वीज़ा। यह वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के लिए मान्य होता है। इसे उस हाल में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट है टूरिस्ट वीज़ा। यह वीज़ा सिर्फ घूमने फिरने के लिए जारी किया जाता है। इस वीज़ा को लेकर अलग अलग देश में जाते हैं तो आप किसी तरह के बिजनेस एक्टिविटियों से नहीं जुड़ सकते। कुछ देश
टूरिस्ट वीज़ा जारी नहीं करते। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा 2004 से देने शुरू किए, हालांकि यह हज यात्रियों के लिए तीर्थ स्थल वीज़ा जारी करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बिजनेस वीज़ा। किसी दूसरे देश में व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए यह वीज़ा दिया जाता है। इसमें किसी पक्की नौकरी को भी शामिल किया जा सकता है और उसके लिए कार्य वीज़ा लिया जा सकता है। साथ ही किसी और देश में नौकरी के लिए यह वीज़ा दिया जाता है। इसे हासिल करना थोड़ी मुश्किल होता है। बिजनेस वीज़ा की तुलना में यह कुछ ज़्यादा दिनों के लिए वैलिड होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है ऑन अराइवल वीज़ा। यह किसी देश में एंट्री के वक्त जारी किया जाता है, हालांकि इसके लिए पहले से वीज़ा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ़्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनर वीज़ा। दूसरे देश में रहने वाला कोई शख्स अगर अपने जीवन साथी को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसके पार्टनर को पार्टनर वीज़ा दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट वीज़ा। यह वीज़ा किसी देश में हायर स्टडी के लिए दिया जाता है, यानी अगर आपको किसी डिग्री या कोर्स के लिए विदेश जाना है तो स्टूडेंट वीज़ा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है वर्किंग हॉलिडे वीज़ा। यह उन लोगों के लिए होता है जिन्हें कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से वर्किंग हॉलिडे प्रोग्राम के लिए किसी दूसरे देश में भेजा जाता है। इसमें घूमने के साथ टेम्पररी वर्क करने की इजाज़त होती है। नेक्स्ट है डिप्लोमेट्रिक वीज़ा। यह वीज़ा सिर्फ राजकीयों के लिए होता है, यानी जिन लोगों के पास डिप्लोमेट्रिक पासपोर्ट होता है उन्हें ही वह वीज़ा जारी होता है। नेक्स्ट है कॉटेज वीज़ा। विदेशी सरकार या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के ऐसे अधिकारियों को यह वीज़ा दिया जाता है जो डिप्लोमेट कैटेगरी में नहीं होते हैं। नेक्स्ट है जर्नलिस्ट वीज़ा। न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशनों से जुड़े लोग इस वीज़े के ज़रिए एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट है मैरिज वीज़ा। यह वीज़ा एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। माना लीजिए कोई भारतीय युवक किसी अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता है तो वह शादी करने के लिए उसे भारत में बुलाया सकता है और ऐसे में उस लड़की को अमेरिका में इंडियन एम्बेसी जाकर मैरिज वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट है इमिग्रेट वीज़ा। यह उस कंडीशन में दिया जाता है जब कोई शख्स किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। यह सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है, यानी जब आप इस बात के लिए श्योर हो कि दूसरा देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार है तभी वीज़ा मिलता है। नेक्स्ट है पेंशन वीज़ा या रिटायरमेंट वीज़ा। इस तरह का वीज़ा ऑस्ट्रेलिया और कुछ गिने चुने देशों में जारी करते हैं। यह उन लोगों को दिया जाता है जिनका मकसद दूसरे देश में जाकर किसी तरह पैसा कमाना को नहीं होता। कुछ मामलों में व्यक्ति की उम्र का ध्यान भी रखा जाता है और इस प्रकार वीज़ा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है बच्चों। और इस प्रकार आज हमारा अ सेक्शन कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं इसके सेक्शन ब में। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज या इंक्वायरी कर सकते हैं आप। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ चैनल पर आपको मिलती रहती है। थैंक यू बच्चों।